नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, सदैव की तरह आज भी आईएएस पॉइंट आपके लिए एक ऐसा रुचिकर ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आया है जो आप सभी की यूपीएससी समेत अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने कल आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे कैसे परिवर्तित हुई, दोनों का संबंध क्या है। आज हम उसी के बारे में चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के विश्व में, विश्व मतलब संसार, जिसको इंग्लिश में हम लोग वर्ल्ड कहते हैं, उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। एक ही वस्तु नहीं है और ना ही एक सेवा है, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं भी हैं और बहुत सारी सेवाएं हैं और हमारे सामने ऑप्शन भी बहुत हैं कि कौन सी वस्तु हम चूज करें, लें, सेलेक्ट करें और कौन सी सेवा हम सेलेक्ट करें। तो वही यहाँ लेखक वही बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा है कि आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। अच्छा, इसमें यह भी कहा कि कुछ के सामने, सिर्फ कुछ के सामने ही वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प क्यों हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और हर एक व्यक्ति इकोनॉमी रूप से उतना धनवान नहीं है कि जो बहुत सारी वस्तुओं में से कोई एक वस्तु सेलेक्ट कर सके। क्योंकि जब किसी के पास पैसा रहेगा तो उसको विकल्प बहुत दिखते हैं कि वह अच्छे से अच्छी सेवा और अच्छे से अच्छा सामान लेने की कोशिश करता है। लेकिन जब किसी के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो उसको जो भी मिलेगा वह उसी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी में सेटिस्फाई हो जाता है। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट में कि नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए आविष्कार हो रहे हैं और नए नए मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, डिजिटल कैमरेज आ रहे हैं और टेलीविज़न के नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। तो क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और जो कंपनियां हैं मैन्युफैक्चर, वो नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई नई डिजाइन के हिसाब से वह प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो जैसे एक ही मोबाइल की बात हुई तो मोबाइल तो अनेक सारी रहती हैं और जिसके पास पैसा है, अब जो मैंने ऊपर बताया था कि वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं, उसी को मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मोबाइल की शॉप पर हम लोग गए और वहाँ बहुत सारी मोबाइल हमको मिली, तो जो हमको अच्छी लगेगी और जो ब्रांडेड रहेगी हम उसी को लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। लेकिन एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जिसके पास पैसे की कमी है, तंगहाली है और उसको मोबाइल की भी आवश्यकता है, जब वह मोबाइल फ़ोन्स लेने जाएगा तो जो सबसे सस्ती मोबाइल रहेगी, सोचेगा काम तो इससे भी होगा, काम तो उससे भी होगा, वह वही परचेज कर लेगा। तो सबकी स्थिति अलग अलग है। तो है, अपने सामने विकल्प हैं, अब उसी विकल्प में से हमको सिलेक्ट करना है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। आज देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई नई गाड़ियां आ रही हैं, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, लोग परचेज भी कर रहे हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। अभी क्या है कि एम्बेसडर तो बहुत पुरानी ही बात हो गई, अब बहुत कम ही दिखती है, अगर कहीं दिखती भी है तो गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह के पास है, लेकिन उनके पास भी
लग्जरी गाड़ियां ही अब गवर्नमेंट में भी यूज हो रही हैं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। इंडियंस जो भी विश्व की सबसे अच्छी सबसे बड़ी कंपनी है, उनके द्वारा जो भी ब्रांडेड कारें बनाई जा रही हैं, आज उनको लोग खरीद रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी डेवलप हो रही है, और जो वैश्वीकरण की नीति है, वैश्वीकरण जो है कि हम वहाँ का सामान परचेज कर सकते हैं या वहाँ की अर्थव्यवस्था को हम देख करके अपनी अर्थव्यवस्था को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये सब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है, जैसे कमीजों, कमीज का मतलब शर्ट से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्करित फलों के रस तक। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। अगर बात किया जाए कि अभी 2 दशक पहले जितना आज बाजारों में, भारतीय बाजारों में विविधता देखने को मिलती है, इतनी नहीं थी, क्योंकि उतना आयात नहीं था, उतना इंटरनेशनल लेवल पे भारत का जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं था। आज भारत आयात भी करता है, तो भारत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निर्यात भी करता है, और भारत के इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशनशिप भी अच्छी हो गई है। इसलिए आज भारत, कई सारी विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट पहले विदेश में ही निर्मित होते थे और वहां से हम आयात करते थे। आज वही सारी कंपनियां, उन्हीं में से कुछ कंपनियां इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छी होने के चलते आज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं, असेंबल्ड कर रही हैं, जिससे कि भारतीय बाजार, भारत की इकोनॉमी, भारत के लोगों को रोजगार भी मिला, इकोनॉमी भी मजबूत हुई और भारतीय बाजारों में विविधता भी देखने को मिली। अब आइए हम जानते हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ, ये कैसे हुआ और कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं। ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। इस अध्याय में हम इन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। अंतर्देशीय उत्पादन पहला टॉपिक है। अंतर्देशीय उत्पादन यानी कि जो देश के अपने अंदर ही उत्पादित हो रहा है, उसके बारे में हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। कच्चा माल, खाने वाली वस्तुएं और जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते थे वही शामिल थे, जो देश की सीमाओं से उस पार जाती थी। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। क्या खूब लिखा है लेखक ने कि भारत जैसे उपनिवेशों से, यानी कि हम पहले क्या थे, हम कच्चा माल किसी दूसरे देश को देते थे, और क्योंकि हमारे यहाँ उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर कंपनियाँ नहीं थी और हमारे यहाँ उतने अच्छे कारखाने नहीं थे कि जो कच्चा माल अपने इंडिया में हो रहा है उसका हम सही से यूटिलाइज कर सकें, उससे हम प्रोडक्ट का निर्माण कर सकें। तो क्या करते थे इंडिया उन्हीं कच्चा माल का या खाद्य पदार्थ का निर्यात कर देती थी, और जो वस्तुएं उससे बनती थीं उसको आयात रूप में मंगा लेती थी। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। एक दूसरे देश को आपस में मिलाने का, एक दूसरे देश का संबंध बनाने का एकमात्र जरिया क्या था? सिर्फ व्यापार ही था कि हम आपको कुछ दे रहे हैं और उसके बदले या अलग से कुछ
मूल्य उसका दे करके हम आपसे कुछ ले रहे हैं। तो ये व्यापार, जाहिर सी बात है, अभी भी लेन देन हम जब करते हैं एक दूसरे से, आना जाना जब एक दूसरे के यहाँ लगा रहता है तो क्या होता है, एक संबंध बन जाता है, अच्छी दोस्ती, अच्छी मित्रता हो जाती है। ऐसे ही जो दूरस्थ देश हैं उनसे संबंध बनाने का एक मुख्य जरिया क्या था, व्यापार। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। आज जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इनसे पहले की बात थी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है कि जो अपनी ही कंपनी एक ही नहीं अपितु कई सारे देशों में स्थापित की हो और एक ही जगह से उसकी मॉनिटरिंग कर रही हो। है तो सब जगह मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन उसका जो मेन ब्रांच हो वो एक ही हो और अन्य जगह जो भी हो वहाँ की मॉनिटरिंग इसके हाथ में हो। तो जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि उसने इंडिया में भी अपनी ब्रांच डाल रखी है, इंडोनेशिया में भी डाल रखा है, अफ्रीका में भी डाल रखा है, अमेरिका में भी डाल रखा है। तो ऐसे ही है, इनको हम क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी एक ही राष्ट्र में वह कंपनी नहीं चल रही है, बहु यानी बहुत से राष्ट्र में वह कंपनी संचालित है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं। कहीं ना कहीं ऑफिस तो बनाना ही पड़ेगा, जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। अब कंपनी वहीं कोई भी कंपनी हो, अपनी ऑफिस या अपने कारखाने वहीं स्टेबल करेगी जहां उसको वहाँ अन्य संसाधन भी मिल सकें। उसके कारखाने को चलाने के लिए जब तक संसाधन नहीं मिलेगा या प्रचुर मात्रा में वहाँ नहीं रहेगा, उसको अगर बेनिफिट नहीं लगेगा कि हाँ यहाँ अगर कारखाना लगता है तो बेनिफिट मुझको मिलता है, यदि ऐसा नहीं होता है तो कंपनी वहाँ अपना ब्रांच या अपने कारखाने नहीं स्थापित करती है। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार कैसे होता है। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसी थी, वह औद्योगिक उपकरण बनाती थी। यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे वह उसका मैन्युफैक्चर करती थी। तो औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमको बनाने हैं। उसके पहले उसकी वो डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में भी निर्मित होते हैं। अब जो भी उत्पाद उसको बनाना है, डिजाइन अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में तैयार हुआ, बट उसके पुर्जे चीन में तैयार होते हैं। अब फिर चीन से इन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को असेंबल्ड किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। मैक्सिको लाया जाता है और पूर्वी यूरोप लाया जाता है। कहाँ से? चीन से। और डिजाइनिंग कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। और जो भी तैयार होता है उत्पाद, औद्योगिक उपकरण जो भी तैयार होता है, उसको फिर ऑल वर्ल्ड में बेचा जाता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं कि सिर्फ एक ही जगह से नहीं, वह अनेकों देशों से, अनेकों जगहों से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग करती हैं, या उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जो भी पार्ट रहते हैं, उसको किसी दूसरे देश में बनवाती हैं
फिर वहाँ से मंगवाती है कंपनी और फिर उसको कहीं ना कहीं असेंबल्ड करवाती है और असेंबल्ड होने के बाद वह उसको मार्केट में लेकर के आती है। सेम ऐसे ही यहाँ उदाहरण के रूप में समझाया गया है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। अब कंपनी को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस देश को कितने उपकरण की, कितने इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, वह भारत में एक कॉल सेंटर स्थापित करती है और इसी कॉल सेंटर के जरिए ही जो भी क्लाइंट्स रहते हैं, जो भी मंगाने वाले सामान रहते हैं, उनका यहाँ से डीलिंग होता है कि हाँ आपका प्रोडक्ट इतने दिन में वहाँ आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। वह कहाँ से होता है संचालन? इंडिया से होता है, जिसका एक फिगर ऑटोग्राफ भी यहाँ दिखाया गया है, सॉरी ऑटोग्राफ नहीं, जिसका एक यहाँ फोटोग्राफ दिखाया गया है। यह बेंगलोर स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। इसी कॉल सेंटर से जो भी विदेशी ग्राहक हैं उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ आपका मटेरियल कल पहुँचेगा या कब मिलेगा आपको और कितने दिन में मिलेगा, ये सारी बातें बताता है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं कर रही, बल्कि वह विश्व स्तर पर अपने तैयार उत्पाद को बेच भी रही है और सेवाएं भी प्रदान कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। ये तो स्वाभाविक बात है कि विश्व स्तर पर अपने उत्पादों को बेचने का मतलब है कि जो भी उत्पादन प्रक्रिया है वह ब्रांडेड है और जटिल ढंग से हुई है, क्योंकि डिजाइनिंग संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रही है और उत्पादन यानी कि सामान मंगाया जा रहा है चीन से और उसको असेंबल किया जा रहा है मैक्सिको और पूर्वी यूरोप जैसे देशों में। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इसकी जो उत्पादन प्रक्रिया है या डिलीवर्ड प्रक्रिया है ये बहुत जटिल ढंग से हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। अगर सिर्फ एक जगह ही ये काम हो या एक के ऊपर ही डिपेंड हो तो ये काम उतनी इजी वे में नहीं हो सकता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका चीन से बनवा रहा है, चीन में वो प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते में बन जा रहा है। अगर वो अपने यहाँ बनवाता है तो काफ़ी महंगा होता है, या कहीं और भी बनवाता है तो उसको महंगा पड़ता है। इसलिए वह चीन में ही चीन को डिजाइनिंग दे देता है और वहाँ से वह प्रोडक्ट बनवाता है और चीन को भी इसका बेनिफिट मिल जाता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद हैं। जहाँ जहाँ सामान बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो कंपनी और भी उस प्रोडक्ट को बनवा रही है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। अब अपने इंडिया में जो अभी हमने उदाहरण में देखा कि बेंगलोर में कॉल सेंटर है और वहाँ से सूचनाओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो भारत में कुशल इंजीनियर हैं जो उत्पादन के जो टेक्निकल साइट्स हैं उसको समझते हैं और कस्टमर को उसके बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में समझाते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, सूचनाओं का, सेवाओं का आदान प्रदान करना, एक ही स्थान पर बैठ कर के और कम्युनिकेशन करना, ये सब क्या है, 50 से 60%
किसी भी कंपनी का बचत करवा चुकी हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमें उम्मीद है कि इसमें आप लोगों ने ये समझ गए होंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना व्यापार कैसे चलाती है और उस व्यापार से कैसे कैसे लोगों को बेनिफिट होता है, कैसे कैसे वह अपना बिजनेस और बढ़ाती है। कल हम एक नए टॉपिक को एक नए वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी यदि एनसीईआरटी की बुक्स लग रही हैं तो उनको भी आप सजेस्ट करिए कि हाँ, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी से संबंधित समस्त विषयों की क्लासेस फ्री में उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच।